नोबल की शुरुआत कब की गई? 1901। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? नोबल प्राइज बताइए किस इंसान को डेडिकेट किया गया है। अब एक बात बताओ, मेडिसिन खाने से इलाज होता है, इलाज के लिए एक बहुत हिंदी में फेमस लाइन में है, रामबाण इलाज। रामबाण से क्या होगा? मेडिसिन से आपको क्या याद आएगा? इलाज। और इलाज से क्या याद आना चाहिए? रामबाण इलाज। कि दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला? दो से ज्यादा कभी किसी इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी इंसान को नहीं मिला। बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको दो दो मिला है। नोबेल प्राइज कब बांटा जाता है? हर साल 10 दिसंबर। मतलब आपकी 3-4 महीने भी नहीं हुआ नोबेल प्राइज को बांटे हुए, डिक्लेयर पहले कर दिए जाते हैं। यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई। ओल्डेस्ट पर्सन जिसको नोबेल मिला था, अच्छा, चौधरी चरण सिंह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में बताऊं क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जिसके बर्थडे के दिन किसान दिवस मनाया जाता है? 5 लोगों को इस बार पद्म विभूषण मिला। 4 के चारों ऑप्शन डालेगा जिसको पद्म विभूषण मिला, और वो पूछेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको तीनों पद्म मिल चुका है। पैरा स्पोर्ट्स वुमन अगर पूछ लिया जाए, पैरा मतलब बेटा वो कहीं ना कहीं किसी रूप से हैंडीकैप है। 8 से 10 महीने के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर आपके करंट अफेयर्स है वो हम आज कवर कर रहे हैं, ठीक है? पूरी की पूरी मैं सबसे पहले स्टार्टिंग के 8-10 स्लाइड में जितनी भी न्यूज कवर करेंगे वो पूरी दुनिया की सबसे बिगेस्ट न्यूज होगी। फॉर एग्जांपल, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज। दूसरा, पूरे एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? रमन मैग्सेसे, वो भी हम कवर करेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। फिलहाल 2025-26 में डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम एज अ स्टैटिक जीके कवर कर लेंगे। भारत रत्न के अलावा भारत का सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण, भूषण और श्री, यानी हम पद्मा अवार्ड्स भी कवर करेंगे। फिर दुनिया का सबसे बड़ा मूवी का अवार्ड कौन सा होता है? ऑस्कर। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइम पर ऐसे मोमेंट्स में होता है कि फरवरी में ऑस्कर न बढ़ते हुए मार्च में हो जाए। इस बार मार्च में बांटा गया। उसके बाद ऑस्कर के अलावा इंडिया का सबसे बड़ा मूवी के फील्ड का अवार्ड कौन सा हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के। तो हम ये भी चीज कवर कर लेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये भी हम कवर करेंगे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड कौन सा हो जाएगा? लॉरियास स्पोर्ट्स अवार्ड। और इस साल लॉरियास स्पोर्ट्स अवार्ड पे पहले ही 2 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एथलीट ऑफ द ईयर पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम ये सारी चीजें इन डेप्थ जाने वाले हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा मैंने मिसलेनियस का अलग से एक लास्ट स्लाइड में पोर्शन बना के रखा है। मिसलेनियस का मतलब क्या हो गया? जो छोटे मोटे अवार्ड्स बच गए, MS स्वामीनाथन अवार्ड, फूड प्राइस अवार्ड, समझ में आ रहा है? लिटरेचर के जो छोटे मोटे अवार्ड्स रहेंगे वो मिसलेनियस में आपको शीट दी जाएगी, वो सब रट्टा मार लेना। इसके अलावा बेटा देखा जाए ना, आइडियली इसके बाहर का क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। आइडियली इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। डन? तो अब चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला अवार्ड, ठीक है? पहला ही अवार्ड हमारा क्या है? नोबेल प्राइज। चलो एक काम करते हैं, नोबेल का पहले मैं छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। पहली चीज आपको एग्जाम में क्या पूछी जा सकती है कि भाई नोबेल की शुरुआत कब की गई? 1901। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? नोबेल प्राइज बताइए किस इंसान को डेडिकेट किया गया है? अल्फ्रेड नोबेल। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो अल्फ्रेड नोबेल फेमस किसके लिए था? डायनामाइट का इन्वेंटर। डायनामाइट का इन्वेंटर कौन हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट आपने देखा होगा, बॉम्ब, ठीक है? तीसरी चीज देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या ये नहीं पूछ सकता कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि नोबेल प्राइज कौन सा कंट्री डिस्ट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, स्वीडन। बट याद रखिएगा, स्वीडन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है नोबेल प्राइज वो 5 फील्ड में होता है। अब नोबेल प्राइज में टोटल 6 फील्ड होती है। आपको ये चीज याद रखना है, जो नोबेल पीस प्राइज है वो नॉर्वे कंट्री, कौन सा कंट्री देता है? ये आपके एग्जाम में पहले भी पार्ट बन चुका है, ठीक है? इतनी चीजें आपको भूलनी नहीं है। ये था आपका छोटा सा बेसिक सा बैकग्राउंड। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में देता है? 6 फील्ड। अरे भाई 5+1। पीस वाला कौन दे रहा है? नॉर्वे। इतना चीज समझ में आ रहा है? एक चीज और बताना चाहूंगा। चलो एक काम करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये क्यों नहीं हो सकता कि किस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं बांटा जा सकता? तो आपको ये भी चीज याद रखनी है कि पूरी 6 की 6 फील्ड कौन सी है। ये तो बहुत लॉजिकल होगा। 5 तो आप सब्जेक्ट अपने लाइफ में पढ़ लेते हो, 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लिख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन ये याद रखना है, नोबेल में बायोलॉजी नाम की कोई फील्ड नहीं होती, उसको मेडिसिन कहा जाता है। तो मेडिसिन कहां पढ़ते हो? बायोलॉजी के अंदर। ये 3 तो साइंस की फील्ड हो गई।
चौथा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ते हो। और ये चारों चीज मिलके अगर कोई भी चीज बुक से रिलेटेड हो उसे क्या कहा जाता है? लिटरेचर। लिटरेचर मतलब साहित्य, जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये 5 फील्ड हो गई। और छठवीं छठवीं जो आपकी फील्ड है ना, ये पीस, ये ऐसी फील्ड है बेटा जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, तो उसको सेपरेट रखो। 5 पढ़ाई के सब्जेक्ट्स हो गए और एक एक्स्ट्रा आपको पीस याद रखना है। डन। इतना हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। इतनी चीज हो जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे करंट अफेयर क्या है। नोबेल प्राइज में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला था, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के हैं ये। चलो, आपके एग्जाम में पहले एक बार पूछा जा चुका है वैसे कि यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला था, जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बता दीजिए। तो आंसर होगा आपका जॉन गुड इनफ। डन। ये लिख लीजिए, जॉन गुड इनफ। मोर देन इनफ होगा, इतना स्टैटिक जीके आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, फिजिक्स के ऊपर मैं बता देता हूं। वैसे एक चीज मैंने आपको नियम बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नोबेल प्राइज एक साल में केवल 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक फील्ड में। टोटल फील्ड कितनी थी? 6 ना। तो एक साल में मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 18। इस साल 15 या 16 लोगों को मिला है। अब आपको पूरा याद करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, हम ना बहुत इजीली याद कर लेंगे। कुछ कनेक्टिविटी, कुछ ट्रिक्स। बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर ना एक वर्ड आ रहा है फिजिक। फिजिक मतलब क्या होती है? अच्छी बॉडी होना। बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट अच्छा बॉडी बिल्डर कौन है? जॉन। 2 लोग तो बेटा आपको यहां जॉन मिल जाएंगे। एक हो जाएगा जॉन क्लार्क और एक हो जाएगा जॉन मार्टिनेस। तो जॉन से आप कहां तक जा सकते हो? यहां पर फिजिक्स से आपको जॉन याद आना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति आपको याद रखना है माइकल डेवोरेट। 3 व्यक्ति जिसको इस साल फिजिक्स मिला, लिख लीजिए। 3 इंसान हो जाएंगे जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। अब 3 केमिस्ट्री, वो बाद में बात करते हैं, पहले ये जॉन जॉन और माइकल लिख लीजिए। आपको पता है केमिस्ट्री के लिए एक काम करिए, याद रखने के लिए सिर्फ इनिशियल्स का एक शॉर्टकट बना लीजिए, सोर। डन। अच्छा, सोर मतलब क्या? इनिशियल्स याद कर लो, एक एस, एक ओ और एक आर। बस आपको ऑप्शन देखते बरोबर टिक करना है। एस से क्या हो जाएगा? सुसुमु। ओ से क्या हो जाएगा? ओमार। और आर से क्या हो जाएगा? रिचर्ड। ये 3 चीजें याद रखिएगा। केमिस्ट्री। दुनिया का पहला व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला, ये याद रखिएगा, उसका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट। और वो कौन से कैटेगरी में था? अब अगेन ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि भैया कैटेगरी वाइज होगा ना। पहले तो बहुत सारे लोग थे जिसमें एक हेनरी ड्यूनेंट, जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था उसका आंसर था हेनरी ड्यूनेंट। कौन से कैटेगरी में मिला था? पीस में। अब आपको ये भी चीज याद रखनी है, अगर फर्स्ट पर्सन पूछा जाए तो आंसर एक और हो जाएगा। फिजिक्स की कैटेगरी में किसको मिला था? विलियम, वैसे तो उसको विल्हेम बोलते हैं, विलियम रॉइंटजन। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा था, बट अगर चलो पूछ लिया तो मैंने करा देता हूं कवर। ये फिजिक्स की कैटेगरी में मिला। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केमिस्ट्री की कैटेगरी में बताइए पहला व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला, ये तो बहुत फेमस है, मदर ऑफ साइंस, मैरी क्यूरी। डन। ये तो कोई भूलेगा नहीं, इनकी लव स्टोरी बेटा बहुत फेमस थी। लैब के अंदर शुरू हुई, लैब के अंदर ही इनकी खात्मा भी हो गया था। डन। अच्छा, इनके पति कौन है? पेरी क्यूरी। अच्छा, ये दुनिया का एक लौता पति पत्नी का जोड़ा है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। और ये दुनिया की एक लौती पर्सन है, चाहे मर्द हो या फीमेल, पूरी दुनिया की द ओनली पर्सन जिसको साइंस के 2 डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज जीता है और केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज जीता है, और ऐसा करने वाली ये एक लौती महिला है। ठीक है, आज तक कोई मेल ने भी नहीं कर पाया ये। इसलिए इनको वैसे क्या कहा जाता है? द मदर ऑफ साइंस। रेडिएशन के कारण इनकी डेथ हो गई थी। रेडिएशन के सामने इनका अपलिफ्टमेंट, सामने उनका हो गया था। चलो ठीक है, फिलहाल ये हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। डन। अच्छा, फर्स्ट इंडियन अगर पूछ लिया जाए कि कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। डन। इनको मिला था इनकी बुक के लिए गीतांजलि। कब मिला था? 1913 में। ईयर भी मत भूलना। चलो ये चीज लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। चलो, मेडिसिन का सबसे पहले याद करने के पहले थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। सिर्फ मेडिसिन से सीधे राम भगवान याद आने चाहिए। अब एक बात बताओ, मेडिसिन खाने से इलाज होता है। इलाज के लिए एक बहुत हिंदी में फेमस लाइन में है, रामबाण इलाज। रामबाण से क्या होगा? मेडिसिन से आपको क्या याद आएगा? इलाज। और इलाज से क्या याद आना चाहिए? रामबाण इलाज। तो आपको पहला पर्सन तो बेस बन चुका है। पहला पर्सन क्या याद आना चाहिए? राम्सडेल। बस, ये बेस हो गया। अब राम भगवान किसके लिए जाने जाते हैं बेटा? उनकी वाइफ के साथ उन्होंने क्या काटा था? 14 साल वनवास में उन्होंने बिताए थे। तो उनकी वाइफ के साथ उनकी शादी भी तो हुई होगी। शादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरी।
तो आप राम के साथ मैरी कर सकते हो, ये कनेक्टिविटी बैठा सकते हो। एक राम्सडेल हो गया और एक क्या हो गया, मैरी। मैरी कौन है, गर्ल। अच्छा एक बात बताइए, इंग्लिश आपने सबने पढ़ा होगा ग्रामर, इंग्लिश में फीमेल्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, शी। अब मैरी तक आ ही चुके हो गर्ल, तो शी से कोई और गर्ल हो जाएगी, शिमोन। बस आपको ये याद रखना है, राम से कनेक्टिविटी तीनों नाम याद हो जाएगा। राम भगवान की शादी हुई थी सीता माता से, तो शादी हुई थी मतलब मैरी, और मैरी मतलब अगर गर्ल आ चुकी है तो गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, शी, शिमोन। और उसके नीचे लिटरेचर दिया हुआ है लेस्लो। तो टोटल अब तक हमने क्या देखा, साइंस में 9 लोग और एक लेस्लो हो जाएगा 10। अब बात कर लेते, अच्छा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पहली चीज, इकोनॉमिक्स में आप लोग किसके बारे में पढ़ते हो, कंपनीज के बारे में। सबसे फेमस कंपनी पूरी दुनिया की कौन सी हो जाएगी, जो ट्रिमर बनाती है, फिलिप्स। तो देखो बेटा, पी से आपको मैं ना सब चीज बहुत लॉजिकली एकदम कनेक्ट करने के लिए बना दिया हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हो, फाइनेंस, मनी, कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन। वैसे कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, companies and joint stock companies and incorporated association which is an artificial person created by law having a separate name, common seal, separate legal entity, perpetual succession, the liabilities of its members is limited, this is called as company। ये बेसिक्स होता है, 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं बस बता रहा हूं इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हो, कंपनीज के बारे में। और दुनिया की सबसे फेमस कंपनी कौन सी है जो ट्रिमर बनाती है, फिलिप्स। पी से फिलिप्स, अगला बंदे का नाम भी पी से ही होगा, पी से पीटर। कनेक्टिविटी बैठा के रखो। अभी भी मैं पूरे नाम जितना आपको पढ़ाया हूं ना वो फिंगर टिप्स पे बोल सकता हूं बिना पीछे देखे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप कनेक्टिविटी बैठा के रखो, वहां आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो बस आपको इकोनॉमिक्स से क्या याद आना चाहिए, फिलिप। पी से फिलिप, दूसरा नाम क्या याद आएगा, पी से पीटर, और आखिरी में याद रख लीजिएगा जोल मॉकीर। इसको स्टार करके रख लो, इसको 2-3 बार पढ़ लेना। इसी के साथ आपका आज क्या खत्म होता है, पूरा का पूरा नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज पीस में किसको मिला है, अच्छा ये भी बता देता हूं याद रखने का तरीका। अच्छा मम्मा, अच्छा बच्चा अगर बहुत ज्यादा रोता है तो मम्मा बोलती बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, मतलब पीस स्थापित करने के लिए मम्मा को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। मार से क्या याद आएगा, मारिया। बहुत इजीली याद रख लेना, ठीक है। और याद रखना, भारत इकलौता देश है जिसमें रोने पे मार पड़ती है बेटा, बाकी देश में तो धीरे धीरे चुप कराते हैं। अच्छा ये एक लौता गर्ल है पूरे नोबेल प्राइज में जिसका मैं बता रहा हूं कि जिसका कंट्री बता रहा हूं। पता है ये थोड़ा यूनिक है, अगर मुझे बोला जाएगा पूरे कितने लोग हमने याद किए, 13-14 लोग अभी तक शायद याद किए, 3 बायोलॉजी, 3 केमिस्ट्री, 3 फिजिक्स, 3 आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स, 12 हो गया। 13वां कौन सा था, लिटरेचर, और 14th कौन सा हो जाएगा, पीस प्राइज। और कुछ बच रहे, डन ना। तो ये 14 लोगों को इस साल बांटा गया। मैक्सिमम कितने होते हैं, 18 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अच्छा वेनेजुएला पता है क्यों लिखा रहा हूं, ऐसी थेरी थी कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था। डोनाल्ड ट्रंप को भी तो क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसको पीस प्राइज मिला नहीं। पीस प्राइज किसको मिल गया, वेनेजुएला को। ये थेरी थी कि भैया वहां के लोगों को, अब उसने रीजन क्या दिया था उठाने का, कि हमारे कंट्री में आके ड्रग डील करते हैं, ड्रग लॉर्ड है, इसको उठा लो, ये बंदा कंटिन्यू उसको करने दे रहा है, वो चाहे तो रोक सकता है। इतना हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर कुछ नाम छूट भी जाए, एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो और पूरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, आधा नाम लिखा तो भी चल जाएगा, जो मैंने गोला मारा है, फिलिप, पीटर, जोल मॉकिर, ये आपको क्या मिलने वाली है, ये तो मैं शेयर ही कर दूंगा। कुछ चीज अगर छूट भी रही है तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया, कब स्टार्ट हुआ था 1901, किसको डेडिकेट किया गया था, अल्फ्रेड नोबल। पहला फिजिक्स आपने पूछा था, बता दिया। फर्स्ट वुमन अगर आपको पूछा जाएगा, बता दिया, ठीक है। और भी लोग हैं, अच्छा हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला, 2 से ज्यादा कभी किसी इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी इंसान को नहीं मिला। बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको 2-2 मिला है, जैसे आपके सामने अभी ये जॉन बार्डिन आ गया जिसको 2 मिला, बट दोनों के दोनों फिजिक्स में मिला। मैंने जब भी आपको मैरी क्यूरी का रिकॉर्ड क्या बताया था, 2 अलग अलग साइंस में पाने वाली वो इकलौती महिला है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो केमिस्ट्री में 3-4 लोग मिलेंगे, 3-4 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिलहाल ये जाने दीजिए, ऐसा क्वेश्चन कोई बनाने नहीं वाला, बट मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताता हूं। अगर क्वेश्चन पूछा सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज आज तक किसको मिला है, अगर इंस्टीट्यूट जोड़ लिया जाए तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने बेटा आज तक 3 बार नोबेल प्राइज जीता है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिख लीजिएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी, ये कोई पर्सन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है। आपको पता है रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर कौन था, हेनरी ड्यूनेंट। जब भी बताया, पीस की कैटेगरी में पहला व्यक्ति हेनरी ड्यूनेंट ही था। और हेनरी ड्यूनेंट पता है फेमस क्यों है, ये देखो, ये डॉक्टर का सिंबल देखा है डिस्पेंसरी में, ये इसके क्रिएटर है, रेड क्रॉस यही तो है। इसको एक तरह से क्रॉस माना जाता है, वैसे तो क्रॉस ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने क्रॉस इसको थोड़ा सा लाइक 45 डिग्री रोटेट करके प्लस बना दिया था। डन। फिलहाल आपको याद रखना है हेनरी ड्यूनेंट, हाँ बेटा,
हेनरी ड्यूनेंट का बर्थडे कब रहता है? 8 मई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, वाहियात। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? आंसर है रेड 8 मई। रेड क्रॉस डे याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। रेड में 5 लेटर, क्रॉस में सॉरी रेड में 3 लेटर, क्रॉस में प्रश्न के अंदर ही हम हमेशा ऐसे याद करते हैं। ये सेम तरीके से मैंने आपको बहुत सारे दिन याद कराए हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लो। एयरफोर्स डे, बताइए एयर में कितने लेटर? 3, फोर्स में 5, तो 3 + 5 कितना हुआ? 8 अक्टूबर। नेवी डे, नेवी में कितने लेटर है? टोटल 4 लेटर है, तो 4 दिसंबर। अभी मैंने क्या बताया था आपको? रेड क्रॉस डे, रेड में 3 प्लस क्रॉस में 5, तो तारीख क्या हो गई? 8 मई। कई बार ना लेटर काउंटिंग से ही डे निकल जाएंगे, और मैं मोस्टली आपका लेटर काउंटिंग ही कराऊंगा। कभी कभी हो सकता है कि आधे लेटर काउंट कराऊं, कुछ कराऊं, मीनिंगफुल वर्ड निकालूं, बट तरीका यही रहेगा। रेड क्रॉस डे लिख लीजिएगा, कब मनाया जाता है हर साल? 8 मई। रीजन क्या है? हेनरी ड्यूनेंट का बर्थडे। अब बात करते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड की। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एशियाज नोबल। लिख लीजिएगा पहले निकनेम। इसका भी पहले बैकग्राउंड बता दूंगा, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, 3 से 4 लाइन का बताऊंगा। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं नोबल के बारे में। हर साल नोबल प्राइज बेटा 10 दिसंबर को दिया जाता है। बड़ी बड़ी एग्जाम्स जो लोग ऑफिसर लेवल की तैयारी करेंगे उसमें मल्टी लाइनर आने के चांसेस होते हैं, इवन बैंकिंग में भी मल्टी लाइनर आता है, कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है नोबल प्राइज कब बांटा जाता है? हर साल 10 दिसंबर। मतलब आपकी 3-4 महीने भी नहीं हुआ नोबल प्राइज को बांटे हुए, डिक्लेयर पहले कर दिए जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, कोई भी चीज के पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। 10 दिसंबर ही क्यों? डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। उनकी डेथ बेटा 10 दिसंबर को हुआ था। अच्छा हम बर्थडे के दिन, मरण दिवस के दिन क्यों बांट रहे हैं? बर्थडे के दिन बांटना चाहिए था, शुभ आंकड़ा करना चाहिए था। रीजन पता है इसका क्या है? क्योंकि जब उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, और उन्होंने पहले ही विल बना चुका था कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड बनाया जाएगा। उनकी डेथ हुई थी बेटा 1895 के अराउंड। 6 साल लगा नोबेल प्राइज बनाने में। तो अब 1901 में नोबेल प्राइज बना, और उनकी पूरी प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है प्राइज बांटने में। उसमें जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मनी बांटा जाता होगा उन्हीं के पैसों से बांटा जाता है। डन। फिलहाल उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही ये चीज बांटी जाती है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, रमन मैग्सेसे अवार्ड पूरे एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये कब बांटा जाता है? 31 अगस्त। रीजन क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे एक व्यक्ति का नाम है जो कि 7th प्रेसिडेंट थे, कहां के? फिलीपींस के। 7th प्रेसिडेंट कहां के? फिलीपींस। तो दोनों मैंने बता दिया कब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं रमन मैग्सेसे के ऊपर। पहला मैंने बता दिया कौन से देश की सरकार दे रही है? फिलीपींस। दूसरा मैंने बता दिया कब बांटा जाता है? 31 अगस्त। तीसरा मैंने बता दिया एशिया का सबसे लार्जेस्ट अवार्ड है। चौथी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है भाई? क्या कोई ऐसा भारतीय है जिसको पहली बार रमन मैग्सेसे बांटा गया था? बिल्कुल है, 1958 में बांटा गया था। 1958 में बांटा गया था, विनोबा भावे। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता रमन मैग्सेसे की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। पहला इंडियन कौन था? रमन सॉरी विनोबा भावे, जिसको 1958 में। इतना मोर देन इनफ होगा आपको रमन मैग्सेसे के बारे में याद करना। ये था बैकग्राउंड। अच्छा रमन मैग्सेसे पता है मैं कभी भी किसी भी ईयर में जनरली ये वाला अवार्ड कवर नहीं करता। इस साल अवार्ड कवर करने का रीजन क्या है? किसी भारतीय इंस्टीट्यूट को यह अवार्ड मिला। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं मिला भारत में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला। तो आपको यह याद रखना है, ऐसा पहली बार पूरे भारत में हुआ है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड किसी इंस्टीट्यूट को दिया गया है। उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। लिख लीजिए, एजुकेट गर्ल्स, ये इंस्टीट्यूट का नाम है जिसको इस साल का रमन मैग्सेसे मिला। और इस साल रमन मैग्सेसे 2025 में कितने लोगों को मिला था? वैसे इस साल मतलब मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था। तो आपको वो 3 लोगों में केवल एक ही चीज याद रखनी है, इंडिया वाले का किसको, इंडियन में किस इंस्टीट्यूट को मिला। इतना हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से आपको कुछ और नहीं करना था, सिर्फ एक ही चीज याद करनी थी, एजुकेशन फॉर गर्ल्स या एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। रमन मैग्सेसे के बारे में मैंने सारी चीज बता दी। प्रेसिडेंट रह चुके हैं 7th नंबर के, अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, हर साल 31 को दिया जाता है। इतना चीज हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। हाँ एक चीज और, बहुत रेयर केस में होगा कि वो आपको पूछेंगे किस इंडियन को रमन मैग्सेसे नहीं मिला। लेकिन मैंने जितने भी लोग चुने हैं ना, रट्टा नहीं मारना है, सब लॉजिकल होना चाहिए। अच्छा एक चीज और मैंने नोबेल प्राइज में छोड़ दी थी। भारत की पहली महिला जिसको नोबेल प्राइज मिला वो थी मदर टेरेसा। लिख लो, फर्स्ट नोबेल पाने वाली भारत की महिला कौन थी?
मदर टेरेसा, और फर्स्ट रमन मैग्सेसे पाने वाली भी मदर टेरेसा। तो आंसर चेंज नहीं होने वाला है, पक्का। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैंने सब पे आपको बता दिया। भारत का पहला व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे। भारत की पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा। अच्छा, वर्गीस कुरियन तो आपको पता होगा, अमूल का को फाउंडर थे, लिख लीजिए, उनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। ईयर पे फोकस मत करो, 3-4 आदमी याद कर लो जिनको रमन मैग्सेसे मिल चुका है। अच्छा, सत्यजीत रे, इससे फेमस पर्सनालिटी तो कोई है ही नहीं मूवीज में। क्यों भैया? मूवी में आज तक याद रखना, इकलौता इंडियन है ये जिसको ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लिख लीजिए, सत्यजीत रे, ओनली इंडियन जिसको ऑस्कर में क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आप ये मान के चल सकते हैं, ये आपकी करंट अफेयर की क्लास और स्टैटिक जीके की क्लास एक साथ चल रही है। ये हो गया आपका स्टैटिक जीके जो कभी चेंज नहीं होने वाला। भारत का इकलौता पर्सन जिसको क्या मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर में। और आखिरी चीज आप याद रख लीजिए, ये किरण बेदी जिसको क्या मिला है? रमन मैग्सेसे। बाकी सब छोड़ दो। और अरविंद केजरीवाल न्यूज में चल रहे हैं, उनको भी 2006 में रमन मैग्सेसे मिला था। ईयर्स पे मैं पहले ही बोल रहा हूं, फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रख लो 4-5 इंडियंस जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है। अगला देख लेते हैं। अब तक हमने दो चीज देख चुकी है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज, एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड रमन मैग्सेसे, अब ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, इससे बड़ा तो कोई अवार्ड ही नहीं है। चलो इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। 1954 से शुरुआत हुई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज तक 53 लोगों को ये आपका भारत रत्न मिल चुका है। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, 53 या 55 के अराउंड कुछ लोगों को ये बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं, दो चीज मैंने बता दी, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग आपके एग्जाम में हो सकता है। पहला व्यक्ति कौन था जिसको भारत रत्न मिला? 3 व्यक्ति थे, एक साथ मिला था। भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके साथ सीवी रमन, उनके साथ सी राजगोपालाचारी। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर ऑप्शन में तीनों आ जाए तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये फर्स्ट इंडियंस थे। डन। एक और चीज आपको भारत रत्न के बारे में याद रखनी चाहिए, वर्ड ऑफ द डे, पोस्ट्यूमसली मतलब मरणोपरांत। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उसको भारत रत्न बांटा गया? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलो आखिरी चीज बता देता हूं भारत रत्न के बारे में, पांचवी चीज, खान बहादुर गफर खान, ये पहले फॉरेनर है जिसको क्या मिला था? भारत रत्न। लिख लीजिए, इतना मोर देन इनफ होगा। एक और चलो फैक्ट बता देता हूं एक्स्ट्रा बोनस में, सबसे यंगेस्ट मैंने आपको बताया था, अभी फिर पूछ लेता हूं, यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई। ओल्डेस्ट पर्सन जिसको नोबेल मिला था जॉन गुड इनफ। अब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, यंगेस्ट पर्सन जिसको भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर, और ओल्डेस्ट पर्सन जिसको भारत रत्न मिला वो था धोंडो केशव कर्वे। डन। अच्छा, इनकी उम्र पता है क्या थी धोंडव केशव कर्वे की? 100 ईयर्स। सोच के देखिए, 100 साल के थे जब इनको भारत रत्न मिला। इसी के साथ आपका भारत रत्न खत्म। आखिरी चीज, एक साल में नोबेल प्राइज मैक्सिमम कितने लोगों को बांटा जा सकता है? 3। 18 नहीं बोलना है पहले तो, वैसे तो एक फील्ड में 3 लोग, टोटल 18 हो सकता है। मैक्सिमम नोबेल प्राइज 3 लोगों को बांटा जाता था, तो मैक्सिमम भारत रत्न भी 3 लोगों को बांटा जाता है। लिख लीजिए, मैक्सिमम भारत रत्न एक साल में कितने लोगों को बांटा जा सकता है? 3। बट ऐसा ना, बहुत ही लिमिटेड, मेरे ख्याल से सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 केसेस हैं जब भारत रत्न 4-5 लोगों को बांटा गया था। मेरे ख्याल से पहली दूसरी बार 1999 के आसपास था, और आखिरी बार 2024 में ना 5 लोगों को बांटा गया। चलो एक काम करते हैं, ये आ जाएगा 2024 में, 5 नहीं 4 ही लोगों को याद कर लो, इसी से क्वेश्चन आएगा तो। डन। 2024 सोचो, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, फिर भी मैं बताता हूं, इसको आपको ताकत भी नहीं लगेगी याद रखने के लिए, एकदम ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत बड़े हैं। सबने सुना होगा पीवी नरसिम्हा राव, पक्का, इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये याद रखने में कुछ ताकत लगाने, यानी आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इवन कुछ लोगों ने नहीं सुना है ना, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने स्कैम 1992 मूवी या सीरीज देखी है? काफी लोग हैं। उसके अंदर बेटा वो जो पीएम का नाम लेता है इनडायरेक्टली वो यही होता है, पीवी नरसिम्हा राव। तो आपको ये याद रखना है। ये, अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, बस उनके वो सीरीज के अंदर का था। फिलहाल बात कर लेते हैं दूसरा व्यक्ति जिसको आपका भारत रत्न मिला था 2024 में, वो थे चौधरी चरण सिंह, ये भी पीएम रह चुके हैं।
2 पीएम तो आपको ऐसे ही कवर हो गया। अच्छा, चौधरी चरण सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में बताऊं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जिसके बर्थडे के दिन किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर? आंसर यही होगा। तो कोई इंसान अब भूलेगा नहीं चौधरी चरण सिंह। डन। अब तीसरा एक और व्यक्ति बताता हूं जो प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बने लेकिन डेप्यूटी प्रधानमंत्री बने थे, डेप्यूटी पीएम, एल के आडवाणी। और बेटा ये तो आपके बीजेपी के फाउंडर है, 1980 बीजेपी के को फाउंडर रह चुके हैं। डन। तो इतनी चीजें आपको भूलनी नहीं है। और चौथा व्यक्ति इसके अंदर दिया है एम एस स्वामीनाथन। ये तो सबको ही जानते होंगे, अगर कोई ने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी बता देता हूं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन यानी हरित क्रांति के इन्हें फादर कहा जाता है। पक्का इंडिया के अंदर एक और चीज नोटिस करना, आपके एग्जाम में मल्टी लाइनर में बेटा कुछ भी आ सकता है। वैसे तो हमने बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? 1954। उसके अलावा 54 का लास्ट डिजिट क्या है? 4। तो याद रखना उसमें 4 अवार्ड्स की स्थापना की गई थी। भारत रत्न सबसे बड़ा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों अवार्ड की स्थापना कब हुई? 1954 में। इसके अलावा भी एक और अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड, हर साल राष्ट्रपति बांटती है, उसकी वो भी कब हुआ था? 1954। 5 अवार्ड अभी के अभी बता दिया। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, आपके मल्टीलाइनर में ये नहीं बोल सकता कि भाई जो भारत रत्न हर साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें बताइए उसका जो अवार्ड होता है उसमें किसकी आकृति बनाई गई है या किसका सिंबल है। तो ये पीपल लीफ, याद रखना पीपल के पेड़ की पत्ती, लिख लीजिए पीपल लीफ बांटा जाता है, जिसमें भारत रत्न लिखा होता है देवनागरी में। कौन सी स्क्रिप्ट? देवनागरी। ये याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है। और इसके ऊपर एक और चीज नोटिस करो, ये देखिए सन का सिंबल बना हुआ है पीपल लीफ के अंदर। तो ये चीजें भी एग्जाम में आ जाती है। तो सब चीज अगर आप विजुअल देखे रखोगे तो याद रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। भारत रत्न, देखो मैंने बताया है भारत रत्न का इट इज फॉर श्योर, हमारे पूरी एकेडमी से एक बच्चा भी भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता। रीजन पता है क्या है? क्योंकि अगर पूछेगा 2025 में कितने को लोगों को मिला, 0। 2026 में कितने लोगों को मिला, 0। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न के ऊपर मल्टीलाइनर, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। एक साल में कितने लोगों को मिलता है, स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स क्यों कवर कर रहे हैं? अब तक हमने 3 अवार्ड कवर किए, दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। अगर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड हटा दिया जाए भारत रत्न, तो सेकंड सबसे बड़ा होता है विभूषण, थर्ड पे भूषण और चौथे पे श्री। ये इंडिया के 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। अब बात करते हैं, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताइए 2026 में टोटल पद्मा अवार्ड्स कितने बांटे गए? 131, 131। डन। अब उसमें भी मैंने सेपरेट करके रखा है, 5 है पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। ये आपको ऐसे लिख के रखना चाहिए। लिखना कैसे है? 5:13:113। ये हो गया आपका विभूषण, भूषण और श्री, ये आपका लिखने का तरीका। और सेपरेट करते हैं, काम करते हैं, कितनी महिलाओं को मिला? 19। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग थे जिनकी डेथ हो गई और उसके बाद मिला? 16। टोटल एनआरआईज कितने थे जिनको मिला? 6। एक चीज आपको याद रखना है, हर साल पद्म विभूषण कब बांटते हैं? 26 जनवरी। कौन बांटता है? प्रेसिडेंट, ये भी मत भूलना। प्रेसिडेंट अपने हाथ से देता है, पद्म विभूषण हो, भूषण हो, श्री हो या पद्म भारत रत्न। अब बात करते हैं इस साल। देखो बेटा मैं पूरे 5 के 5 तो कवर नहीं करूंगा। देखो 5 पद्म विभूषण है। अगर मुझे हैंडपिक करने बोला जाए तो एक इंसान जो आप बिल्कुल मत भूलना, धर्मेंद्र, आपका एक्टर है ना, इनकी डेथ हुई, तो धर्मेंद्र को इस साल क्या मिला? पद्म विभूषण, पॉस्ट्यूमसली, डेथ के बाद। ये पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है डेथ के बाद। डन। एक और चीज अगर मुझे हैंडपिक करने बोला जाए तो मैं एम राजन को करूंगा, ये म्यूजिशियन है। एक चीज याद रखना, अब मैं पता है इसको स्किप करने वाला था, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना था, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। मैं तो ऐसे ही मान के चलता हूं, अगर मैं नहीं सुना तो आपको भी यही मान के चलना है किसी ने नहीं सुना। फिलहाल ये एम राजन पता है कौन है? म्यूजिशियन है। हैंडपिक करने का रीजन, भाई साहब को 3 के तीनों पद्मा अवार्ड्स इस साल मिल चुके हैं। मतलब इस साल एक ही मिला, इसके पहले पद्म विभूषण भी मिल चुका था, सॉरी पद्म भूषण भी मिल चुका था और पद्मश्री भी मिल चुका था, और इस साल मिला पद्म विभूषण। तो अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला पता है क्या आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन? 5 लोगों को इस बार पद्म विभूषण मिला, 4 के चारों ऑप्शन डालेगा जिसको पद्म विभूषण मिला, और वो पूछेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको तीनों पद्म मिल चुका है। तो आंसर क्या होगा? एम राजन। डन। तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है।
तो दो लोगों के नाम मैंने बोले हैं, एक है धर्मेंद्र जिसको पॉस्ट्यूमसली मिला, और एक है आपके म्यूजिशियन, और दोनों को कौन से कैटेगरी में मिला? आर्ट्स। आर्ट्स मतलब बेटा वो बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, आर्ट्स मतलब आर्टिस्ट है ये लोग। डन। अब एक और चीज बता देता हूं, मुझे तीसरा अगर पर्सन चुनने बोला जाएगा तो मैं इस व्यक्ति को चुनूंगा। रीजन भी बता देता हूं। केटी थॉमसन, केटी थॉमसन, थॉमस सॉरी, केटी थॉमस, पता है क्यों? फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट को रिसेंट में 75 साल हुआ है, 1950 से लेकर 2025 तक। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आप छोड़ नहीं सकते। तो केटी थॉमस को याद कर लीजिए। अब ना पद्म भूषण बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन मैंने हैंडपिक दो ही किया है। ये मेरे हिसाब से पूरे 13 लोगों में ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। बेटा ममूटी को तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो न जाने, बहुत फेमस कन्नड़ एक्टर है। एक बार गूगल करना, इनकी फोटो जब दिखेगी तब पता चल जाएगा, बहुत फेमस एक्टर है। बात कर लेते हैं दूसरा व्यक्ति, भगत सिंह कोश्यारी। आपको पता है, ये चीज याद रखिएगा, कैटेगरी भूलना मत। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस कैटेगरी में दिया है, पब्लिक अफेयर्स। अच्छा एक और चीज, कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, उनको इसी कैटेगरी में दिया जाएगा। भाई लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम करने वाले को क्या कहा जाएगा? पब्लिक अफेयर्स। भगत सिंह कोश्यारी कौन थे? भारत के फॉर्मर, सॉरी महाराष्ट्र के फॉर्मर गवर्नर, यानी राज्यपाल रह चुके हैं। इससे फेमस इंसान कोई नहीं है, ठीक है, इस साल का पद्म भूषण की कैटेगरी में। और इनकी जो कैटेगरी हो जाएगी ममूटी की, वो कौन सी हो जाएगी? आर्ट्स। अब बचा क्या? पद्म श्री। सिर्फ 5 लोग सिलेक्ट किया हूं 113 में, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिवली आपको लिखाया जा रहा है। अगला देख लें, ये है पद्मश्री, 3 स्पोर्ट्स के लोग हैं। ये हो गई टीम इंडिया का क्रिकेट का कैप्टन, फीमेल टीम की क्रिकेट की कैप्टन, और ये हो गई हॉकी की टीम इंडिया की कैप्टन। पक्का? रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया। ये गोलकीपर है ना, हॉकी में गोलकीपर ही बोलते हैं ना, कीपिंग करती है। डन। और सिनेमा में याद रखिएगा, इससे ज्यादा फेमस इंसान कोई हो ही नहीं सकता, आर माधवन। आर माधवन से ज्यादा फेमस मुझे लगता है क्लास में हर कोई इंसान इनको जानता होगा, अरविंद वैद्य। ऐसा हो ही नहीं सकता, फीमेल्स तो पक्का जानती होंगी। गोपी बहू के ससुरा कौन था? यही तो थे ससुर जी। ये रिश्ता नहीं, कौन सी सीरियल थी वो, साथ निभाना साथिया, उसमें बेटा ये ससुर जी थे गोपी जी के, ठीक है। गोपी बहू को एक दिन बोले मेरा कपड़ा धो देना, तो उसने सोची अपने हस्बैंड को थोड़ा आज मैं खुश कर दूंगी, तो उन्होंने क्या करा, लैपटॉप धो दिया। वो उसके बाद मैंने सोचा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल आपको याद रखना है ये पद्मश्री। अच्छा ये एक गूगल कर लीजिएगा, वैसे तो मेरे ख्याल से पद्मश्री भी एक साल में ऐसी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया 125 या 130 से ज्यादा दे नहीं सकते। ये हाईएस्ट क्राइटेरिया 125 या 130 कुछ नंबर है स्पेसिफिक। ये एक बार एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। अब तक हमने क्या क्या देख लिया? 4 न्यूज देख ली, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, और उसके बाद इंडिया का उस भारत रत्न को छोड़ के स्टार्ट नेक्स्ट 3 सबसे बड़े अवार्ड। अब बात आएगी मोदी जी। ऐसा कभी हुआ है कि मोदी जी को हमने छोड़ दिया हो? भैया मोदी जी है तो हम हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब मेरे को एक स्टेटमेंट, हालांकि मैं ऐसा देता नहीं हूं, लेकिन अगर मोदी जी है तो हिंदुत्व है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और हिंदुत्व अगर आपको कहीं पे भी बेरोजगारी लानी है तो इसका मुद्दा छेड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूं वो अपने उनके बेटे फॉरेन में पढ़ते हैं। मोदी जी को इतना सिंपल चीज है, 2026 में सिर्फ एक देश है जिन्होंने अवार्ड दिया, मतलब ये तो बात गलत हो गई। सोच के देखिए 2025 में 10 देश थे साला, ऑन एन एवरेज हर महीने में एक अवार्ड मिल रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है मोदी जी का भक्त होने के कारण मैं बोल रहा हूं, पूरे चांसेस है कोई एक महीने में 5-6 देश एक साथ दे देंगे बेटा। पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है उनका। वो मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि कोई भी देश में जाने के पहले फोन लगा के बोल देते अवार्ड दे रहे कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घपला नहीं करते होंगे वो मोदी जी है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो 2026 में इजराइल ने अपना एक अवार्ड जिसका नाम है स्पीकर ऑफ नेसेट। बेटा इसको कोई कनेसेट मत पढ़ लेना, के साइलेंट है, ठीक है। तो लिख लीजिए स्पीकर ऑफ नेसेट अवार्ड। अब सोच के देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन गलती से अगर 2025 में क्वेश्चन ये पूछ लिया कौन सा देश है जिसने मोदी जी को अवार्ड नहीं दिया, तब तो चारों खाने चित हो जाएंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा, अरे वाह, ऑप्शन में पाकिस्तान देंगे ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं बहुत आसान कर देता हूं 2025 के 10 देश को याद रखने की ट्रिक। हो गया ये? अच्छा कितने लोगों ने एक बिंगो नाम का चिप्स जैसा कुछ आता था खाया है? बिंगो आता था, बिंगो पता नहीं ऐसा कुछ ट्रायंगल, हाँ जो भी है। फिलहाल बिंगो अगर खाया होगा तो बेटा ट्रिक ही वही है। आगे देख लेते हैं।
हो चुका ये। 2025 में कितने देश हैं? 10 देश। याद रखने का तरीका देखिए, बिंगो के जगह बेंगो लिख दो। अब बेंगो में बी स्क्वायर, बी से 2 देश हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, फिलहाल वो BANG नहीं है, BENG बैंग है। चलो ठीक है, फिलहाल बेंगो हो चुका है। बेंगो के अलावा भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT। ये पूरे 10 देश खत्म हो जाएंगे, लिख लो ये वाला शॉर्टकट। डन। बी से हो जाएगा ब्राजील, बी से हो जाएगा बारबाडोस, ई से हो जाएगा इथियोपिया, एन से हो जाएगा नमीबिया, जी से हो जाएगा घाना, ओ से हो जाएगा ओमान। इतना चीज हो गया। रिपीट, बी से हो जाएगा ब्राजील, बी से हो जाएगा बारबाडोस, ई से इथियोपिया, एन से आपका हो जाएगा नमीबिया, घाना, ओमान। डन। अब बात करते हैं, सी से हो जाएगा सिप्रस, CY है ये, सिप्रस। एस से हो जाएगा श्रीलंका, एम से हो जाएगा मॉरिशियस, और टी से हो जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। बेटा वो पहले था, 2025 नहीं, उसके पहले होगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा एक काम करो ना, इसका फुल फॉर्म तो ये लिखा है, यहां से छाप लो। जो मैंने बेंगो CSMT किया है ये है। अब इसी पेज से एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के दिखाऊं। 2025 का आखिरी देश बताइए जिसने मोदी जी को अवार्ड दिया था 2025 के अंत में। ओमान, ये सबसे लेटेस्ट कंट्री है, इसको भूलना मत, ऑर्डर ऑफ ओमान। अगर ये पूरे 10 में सिर्फ एक याद करना रहा तो ओमान याद कर लीजिए। और दूसरा भी बता देता हूं, ये 10 में केवल 2 याद करो, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है। तो आप भूलना मत, कौन सा अवार्ड मिला वहां से? मित्र विभूषण। बहुत ईजी है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, नाम कैसे याद रहेगा। मॉरिशियस का क्या निकनेम है? हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑफिशियल कैपिटल उसको कहा जाता है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा हनीमून के लिए कपल्स कहां विजिट करते हैं? मॉरिशियस। रीजन क्या है बेटा? हमारा कनेक्टिविटी, बिहारी लोग कहां पाए जाते हैं? मॉरिशियस में। बिहारी लोग मतलब गन्ना की खेती करने गए थे, अभी कुछ और हो गया। फिलहाल फिलहाल आपको ये याद रखना है, मॉरिशियस को हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब हनीमून में गए हो तो होटल बुक करोगे, और होटल बुक करोगे तो कीज मिलेगी। तो बेटा की जहां दिखा वहां मॉरिशियस चले जाना। ऑप्शन में पता है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टार एंड की किस देश ने मोदी को अवार्ड दिया है, तब आपके काम आएगा ये सारी चीजें। पक्का? एक काम करते हैं, ब्राजील, ब्राजील में आप जाके मान के चलो, ब्राजील भी कपड़ा, कॉलर भी कपड़ा। कॉलर जहां आएगा सीधा टिक कर देना। ब्राजील से कपड़ा याद रख लेना, ठीक है ना बेटा, बहुत आसान है। ब्राजील से सीधा कॉलर टिक कर दो, ठीक है ना। सिंपल तो है, कॉलर। ब्राजील में जाके कपड़े खरीदे, ऐसे याद कर लेना। बाकी रहने दो आप, बाकी आप डायरेक्ट करो, ठीक है। ये हो चुका। चलो एक और बता देता हूं, घाना। घाना का राइमिंग वर्ड क्या है? खाना। खाना है। अब खाना जोमेटो से मंगाते हो, जोमेटो वाला क्या बोलता है? सर अच्छी रेटिंग देना। रेटिंग मतलब स्टार, जहां स्टार दिखेगा घाना टिक कर देना। मैं बस बोल रहा हूं हर कंट्री के साथ एक वर्ड एसोसिएट करके रखो और टिक कर देना। पता है कठिन क्वेश्चन क्या होगा? वो पूछेगा घाना ने कौन सा अवार्ड दिया, 4 अवार्ड अलग अलग डाल देगा। अपना हाईएस्ट अवार्ड दे दिया तो आपको उस समय पे काम आएगा, भैया ऑर्डर ऑफ स्टार टिक करना है। ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की, वहां पर 2 जगह स्टार आ रहा है, घाना में और मॉरिशियस में। वैसे तो मॉरिशियस के लिए हमने की करके रखा है। डन। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, ये हो चुका है। अब बात करते हैं, क्या कोई और देश है जिसने किसी इंडियन को अपना वन ऑफ द एक अवार्ड दे दिया हो? बेटा आपको पता है ना, सदगुरु। सदगुरु वैसे ही बहुत फेमस है, लेकिन सदगुरु फेमस तब हुए जब उन्होंने अर्जुन रेड्डी के साथ अपना एक इंटरव्यू कर लिया। अर्जुन रेड्डी कौन? रश्मिका मंदना का पति कौन है? विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा पता है क्या बोलता है? सर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, आप ऐसी टिप दीजिए कि हेयर फॉल क्यों होता है, पहले तो ये बता दो। बोले बेटा एक काम करो, टेंशन मत लिया करो, हेयर फॉल कम होगा। तो ये बोलता है गुरुजी आप टेंशन लेते हैं? बोले नहीं। बोले फिर आप टकले कैसे हो गए? फिर एक बात बताइए, मैं सोच रहा हूं सदगुरु के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं पर्सनली सदगुरु की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनने रिस्पेक्ट नहीं की है, ये मेरे को बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। चलो ठीक है, फिलहाल ये आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2025 किसको मिला है? सदगुरु। किसने दिया है बेटा? कनाडा ने। ये चीज हो गया हो तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सदगुरु को पक्का सब लोग याद कर पा रहे हो ना कैसे है? वो बुढ़े बाबा जैसे दिखते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। और 2019 ने ना फीजी ने अपना चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी दे चुका है उनको अवार्ड। वैसे वो पूछने नहीं वाला, वो मैंने बस बता दिया कि उनको मिल चुका था। इतना हो चुका है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाली कैटेगरी कौन सी है? ऑफ द ईयर अवार्ड। टाइटल क्या डालोगे?
ऑफ द ईयर, अब बहुत सारे पर्सन रहे होंगे जिसको पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर, समझ में आ रहा है, अलग अलग तरह से ऑफ द ईयर वाले अवार्ड मिले हो। तो ऑफ द ईयर वाले ये रहा आपके सामने पहली चीज। इंटरनेशनल, अपने भारत में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो लिख लीजिए बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। आपको पता है कई बार ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन टॉपिक है, कई बार आपको एयरपोर्ट का नाम दे देते हैं और बोलते हैं कौन से स्टेट में है या कौन से यूनियन टेरिटरी में है, तो भूलना मत इंदिरा गांधी कहां पर है? दिल्ली में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स है आधे से ज्यादा एयरपोर्ट्स किसे डेडिकेट किए गए? पूरे के पूरे प्रधानमंत्री को। ये भी प्रधानमंत्री है, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री है, दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके नाम से भी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? हैदराबाद। और भी बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी होंगे जिनके नाम पे ये सारी चीज की गई है। डन। जैसे आपके पास लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट भी है। चलो अगला देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको मिला है? मैं बोल रहा हूं पूरा नाम मत लिखो, बहुत गंदा नाम है। सिर्फ आप फीमेल्स बेटा, ये विम बार यूज किए हो आपने कभी? बस विम लिख दो, ठीक है? तो लिख लीजिएगा मिस्टर विम, विम वैन डेन हीवर। लेकिन आपने कभी सोचा है वैम बैम शैम किसी के अलग अलग मैजिकल वर्ड्स होते हैं, आपने देखा है वो स्पेल करते हैं? वो मूवी कौन सी थी? हैरी पॉटर। उसमें अलग अलग भैया डायलॉग्स होते थे, बैम बैम शैम, पता नहीं उनके अलग अलग होते थे। हमारे इंडियन मूवीज में अंतर मंतर जंतर छू माली काली। एक बात बताओ, यहां के कभी मंत्र देखे आपने? मैं काली कलकत्ते वाली मेरा वार न जाए खाली। मैं एक दिन बचपन में ड्रामा देख रहा था, मेरा ऐसा हो गया, मैं सोचा ये कैसा डायलॉग है। मैं बोला यार चलो ठीक है, जय भगवान माफ करना, ये सभी लोगों को भी माफ कर देना, भगवान की तो नहीं दो। चलो ठीक है, फिलहाल स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी हमने क्या देखा? एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। अब बात कर लेते हैं बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। टोटल 3 लोग मेन हैं, वैसे तो चारों लोग मेन हैं। अगर पूछा जाएगा ओवरऑल स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको मिला? स्मृति मंदना। बेटा रिसेंट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पूरे फीमेल में कोई नहीं है। इस साल का ऑरेंज कैप विनर भी यही है, शादी भी इन्हीं की कैंसिल हो गई। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द, मतलब कुल मिला के हर चीज इन्हीं के साथ हो रही है, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन याद रखना हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, ठीक है? तो फिलहाल स्मृति मंदाना भूलिएगा मत। पैरा स्पोर्ट्स वुमन अगर पूछ लिया जाए, पैरा मतलब बेटा वो कहीं ना कहीं किसी रूप से हैंडीकैप है, तो उसमें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको मिला? प्रीति पाल। तीसरी चीज देख लेते हैं, एमर्जिंग प्लेयर। एमर्जिंग का मतलब ही होता है उभरती हुई प्लेयर, मतलब वो बहुत ज्यादा, अब नॉर्मल सी बात है। एक बात बताओ मुझे, दो चीज अगर मुझे प्रिडिक्ट किया जाए कि इन 4 नाम में से 2 नाम आने के चांसेस हैं, एक तो ये पूछ लेगा या तो ये तीसरा नाम पूछेगा। पता है क्यों? दिव्या देशमुख पूरे भारत की पहली महिला बन चुकी है जिसने चेस वर्ल्ड कप जीता है, तो ये चीज भूलना मत, इसको भूलना पाप है, नदी किनारे साफ है। फिलहाल आप याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसको मिला? अंजलि भागवत। आपको पता है अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट शूटर रह चुकी है। 2002 में वर्ल्ड की नंबर 1 शूटिंग कंपटीशन में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया था, ठीक है? तो भूलिएगा मत अंजलि भागवत। फेमस टाइप आपको क्या पूछा जाता है? अंजलि भागवत नाम देगा और बोलेगा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, शूटिंग। अगला देख ले। अच्छा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टी लाइनर दे दिया कि एग्जाम्पल क्या देगा, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला स्मृति मंदना को, और बीबीसी मैन लाइक स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला विराट कोहली को, और पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा? बोथ करेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर होता है, मैन ऑफ द ईयर होता ही नहीं। तो कुल मिला के ये कैटेगरी केवल फीमेल्स के लिए है, पक्का? इसमें मेल्स को कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाता। अगला देख लेते हैं। हाँ अब ये बीबीसी अगर आपको पूछ लिया जाए, ये बीबीसी स्पोर्ट्स जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है कब से चालू हुआ? 1954 से। कौन सा देश देता है? यूके। यूके मतलब इंग्लैंड हो जाएगा। डन। ब्रिटेन भी ऑप्शन रहेगा तो भी सही हो जाएगा। एक चीज जो आपको नहीं भूलनी है वो ये, कौन मुझे बताएगा कि इंग्लैंड का ये जो झंडा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। चलो एक ही है पूरे क्लास में जो बता रहा है यूके के झंडे को क्या बोलते हैं, बाकी ऑनलाइन आपके पास बेटा पूरे 7 सेकेंड्स है। थाला फॉर अ रीजन। अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा है सब बत्ती गुल हो गई। ये बात वही हुई, कान खुजा बत्ती बुझा सो जा। चल बेटा, हाँ बटो। यूनियन, मुझे लगा टेरिटरी तो नहीं हो जाएगा, यूनियन जैक, कोई भूलना मत।
इंग्लैंड के झंडे को क्या कहा जाता है? यूनियन जैक। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल, बाकी तो मैंने सब, हाँ मैंने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बता दिया। वुमन ऑफ द ईयर कौन थी? स्मृति मंजना। एमर्जिंग प्लेयर दिव्या देशमुख। पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर प्रीति पाल। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत। अब एक काम करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी तो हुआ होगा। आपको एक बात बताऊं, ये चीज, ये इंसान को क्यों याद करना है? पिछले 25-30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी गोल्फर को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है, जिसका नाम है रॉरी। बस इतना याद कर लो, रॉरी मैकेलरॉय। ये गोल्फ प्लेयर है। इस साल 2025 का राइडर कप जीता है। आपको पता है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं? ये राइडर कप बताइए कौन से खेल से संबंधित है? गोल्फ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये कौन था? पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार किसको मिला है, तो वो मिल जाएगा डिप्लेंटिस को। अच्छा, इसका नाम पूरा मत लिखना, सिर्फ डिप्लेंटिस लिखो। ड्यूप्लेंटिस। देखो कौन सा खेल खेल रहा है, ये बांसुड़ी लेके बेटा ऐसा सीधा ऊपर से चढ़ के कूदते हैं। लेकिन याद रखना, आपको ऑप्शन में बांसुड़ी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पोल वॉल्ट। इसका नाम क्या है? पोल वॉल्ट गेम का नाम है, जिसमें बांस का एक डंडा लाते हैं। देखो ऐसा, वो बांस का डंडा नहीं होगा, कोई और डंडा होगा, बड़ा बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और आपको पता है कि एक आदमी एक बार डंडा लेके आया, डंडे से कूदा और डंडे पे लैंड कर दिया वो सीधा। वो वीडियो मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा हो गया घसर के नीचे नहीं गया था। चलो बेटा चलो फिलहाल चलो ठीक है, फिलहाल इतना हो चुका। इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बताया था ना। देखो क्या हुआ, इन्होंने बांस बांस लेके वो छलांग लगाए, नीचे जैसे टप्पा खाए, वैसे दौड़ के गए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने हक किया, और उनकी गर्लफ्रेंड काफी सपोर्टिव थे, वो भी हक कर ली फिर। चलो ठीक है, फिलहाल फिलहाल वापस आ जाते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। अच्छा एक और चीज, इसको क्यों नहीं भूलना चाहिए बेटा, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड है। तो कुछ भी भूल जाना, एक बार की बीबीसी भी भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना। इसी साल एफकेट की एग्जाम में इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बोन माटी वाला। डन। आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपने, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर देखा किसको? ये पिछली स्लाइड में देखा ना, वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार किसको मिला था? डिप्लेंटिस को। नाम चेंज नहीं होगा, उसको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लिख लीजिए, स्टार कर लीजिए, भूलना नहीं है। और वही अगर पूछ लिया जाए एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर स्पोर्ट्समैन, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड किसको मिला? नोवाक जोकोविच। ये देखो फोटो दी हुई है, क्या खेलता है? टेनिस। अगर वुमन में पूछ लिया जाएगा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन किसको मिला? आइटाना बोनमाटी। ये बेटा फीमेल प्लेयर है, स्पेन से खेलती है। इसी साल का आपका एफकेट का एग्जाम का क्वेश्चन था ये। और अच्छा, एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल में किसको मिला? सिमोन बाइल्स। ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स कैटेगरी में उनको ये अवार्ड दिया गया है? मैंने पहले ही बोला है, हर एक इंसान को कौन सा स्पोर्ट्स है भूलना नहीं है। कई बार एग्जाम में इतने चिल्लर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ ये स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा गेम खेलता है। अब एक काम करते हैं, हमने बहुत सारी चीज देख ली, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर देख लिया, लॉरिया से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर देख लिया, एथलीट ऑफ द ईयर देख लिया, एयरपोर्ट ऑफ द ईयर देख लिया। अब बेटा क्रिकेट काहे छोड़ रहे हो? सब लोगों को पता चला, वर्ल्ड कप रट के रह गए, और क्वेश्चन ये आ गया, वर्ल्ड कप कौन होस्ट हमेशा ऑर्गेनाइज करता है? आईसीसी। आईसीसी हर बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है, एक मर्द होगा एक महिला होगी। तो इस बार मेल और अच्छा मैन के क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। डन। और फीमेल्स में किसको मिला? ये आटापट्टू, भूलना मत। अच्छा मुझे ना अट्टापट्टू मैं कभी नहीं भूल सकता, श्रीलंका का 2003-4 के वर्ल्ड कप में वो कैप्टन था, 3-4 के आसपास। डन। तो आटापट्टू अगर कहीं पे भी आ गया तो श्रीलंका चले जाना। तो ये है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बैलेंडियोर। कितने लोग हैं यहां पर जिनको फुटबॉल पसंद है? पसंद होगा तो अच्छी बात है। चलो अब बात कर लेते हैं पूरे फुटबॉल के जगत का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, इससे बड़ा मानना ही नहीं जाता। 2025 में बैलेंडियोर किसको मिला है? फ्रांस का एक फुटबॉलर था जिसका नाम हो जाएगा उस्मान डेम्बेले। डन। एक और चीज, वुमेन्स में किसको मिला? आयटाना बोनमाटी। आपने अभी नोटिस किया इनको क्या मिला था? वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन लॉरियास में। बात करते हैं हम लोग कहां? बैलेंडियोर की। बैलेंडियोर याद रखिएगा, आज तक सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी। रोनाल्डो की फैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, मेसी भाई जीत गए। ठीक है बेटा, बैलेंडियोर। रोनाल्डो तो बेटा पिछली बार मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जीते हैं रोनाल्डो, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब आ जाते हैं कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये तो हमने पहले ही कर चुका है, सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला? नील मोहन। कौन है बेटा ये, कहां के सीईओ है? अमूल यूट्यूब बेटा यूट्यूब यूट्यूब का अलग से चैनल होगा अमूल, पता नहीं, यूट्यूब के सीईओ है ये। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला है? सुप्रिया, सुप्रिया साहू। डन। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? आर्किटेक्ट ऑफ एआई। ये कोई इंसान नहीं है, आर्किटेक्ट ऑफ एआई, एआई पर्सनालिटी। इसी के साथ ऑफ द ईयर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगता है छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। ऐसा सोच रहे हो तो छूटेगा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज कवर नहीं करा है ना। आखिरी चीज बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद चांसेस बहुत ज्यादा कम है छूटने के। अगर आपको पूछा जाए, हालांकि मैं ये कवर करा चुका हूं, पैट्रियट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? पैट्रियट मतलब देशभक्त ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? मोदी जी। गलत है। मोदी जी तो वैसे मिलना तो चाहिए था। मोदी जी को सोचो, 10 अवार्ड मिला 2025 में, एक अवार्ड मिला 2026 में। आज तक कम से कम 50 देशों से ज्यादा घूम चुके हैं, फिर भी पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिल रहा, बताइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चलो हिंट दे देते हैं, ट्रंपवा सरनेम है उसका। ठीक है, अच्छा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप भारत से नहीं है तो सीधा अरे ट्रंपवा को बुलाओ भाई। ठीक है, यूपी बिहार से होते तो। ट्रंप जी की वाइफ जो है, ठीक है, मिलेनिया ट्रंप ऐसे ही कुछ उसका नाम है। चलो डन। अगला देख लेते हैं। अब आएगा आपका ऑस्कर। ऑस्कर 2026 एकदम ताजा ताजा नया नया ऑस्कर गया है। गए हुए 5-6 दिन भी नहीं हुए, है ना, मतलब इस बार मार्च। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं कि मार्च में ऑस्कर दिया जाता है, हमेशा फरवरी में मिलता है। डन। फिलहाल देख लेते हैं इस साल कौन से नंबर का एडिशन था? 98। क्वेश्चन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नॉमिनेशंस किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, ये वाली चीज काट दो, यहां आंसर हो जाएगा सीनर्स। ठीक है, ये बेटा आपको बता दिया गया है, सीनर्स। अच्छा, नॉमिनेशंस कितने मिले थे इसको? 16, लेकिन जीते 6 भी नहीं। ठीक है बेटा। अगला देख लेते हैं, सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसको मिले? वन बैटल आफ्टर अनदर। टोटल कितने अवार्ड मिले? 6। तो याद रखना, तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन 16, सबसे ज्यादा मिला अवार्ड 6। आपको पता है वन बैटल आफ्टर अनदर का एक्टर कौन है? जग जाहिर, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको कोई इंसान ना जानता हो। लियोनार्डो दी कैपेरियो। अरे टाइटैनिक वाला, जो आखिरी में मर गया था। सबसे एक ही तो सीन याद होगा टाइटैनिक में, आखिरी वाला। दोनों दोनों मिल मिल के बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं। अब आ रहा है बेस्ट मूवी। इस साल किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर का डायरेक्टर पॉल एंडरसन। देखो एक बात बता रहा हूं, इसको कोई भूलना मत, बस ये 4 लोग याद कर लो। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर का किसको मिला? माइकल जॉर्डन। एमजे का तो शूज भी आता है, ठीक है बेटा, ये वो शूज वाला आदमी नहीं है ये, वो तो बास्केटबॉल प्लेयर है ये। हाँ ठीक है, तो आपको ये याद रखिएगा, ये सीनर्स मूवी के एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला? जैसी बकली। अच्छा हो गया इंडिया में पैदा नहीं हुई, नहीं तो हकली बोल देते इसको बेटा, ये याद रखना, चिढ़ाया जाता। सीनर्स का मतलब क्या होता है? पापी। अरे हाँ, ये जैसी बकली की मूवी का नाम क्या था? हेमनेट। अच्छा, हेमलेट जो बुक लिखा था, किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। वही शेक्सपियर के ये बेटे हैं, हेमनेट हेमनेट शेक्सपियर। ठीक है, चलो डन। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और नहीं भूलना है, ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो बेटा प्रेजेंट कौन करता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। तो आपको ये चीज याद रखना है। आप याद कैसे कर सकते हो? हाँ, एम पास, ये शॉर्टकट याद रखना। कौन देता है आपको ऑस्कर? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। ये वाला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी करके रख लो, ये 3 कैटेगरी। ये तो बेटा बच्चा बच्चा जानता होगा। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स किसको मिलना चाहिए? एविटार। सबने देखा है ना ट्रेलर? नहीं देखा होगा, ट्रेलर देख लेना, पता चल जाएगा विजुअल इफेक्ट्स उसको क्यों मिला। बेस्ट एनिमेटेड मूवी का नाम है डीमन हंटर्स। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। ये तो सही बात है, पुतिन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, ठीक है, मिस्टर नोबडी। बट यहां पर कहा जा रहा है मिस्टर नोबडी है जो पुतिन के अगेंस्ट में है। क्या कोई पहली मूवी है जिसको नॉमिनेशन दिया गया था नोबल, सॉरी नोबल बोल रहा हूं, ऑस्कर के लिए? मदर इंडिया। फर्स्ट इंडियन ऑस्कर, देखो फर्स्ट इंडियन जिसने ऑस्कर जीता हो वो थे भानु अथैया। याद रखिएगा, ये ऐसे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्या जीता?
ऑस्कर अवार्ड। अच्छा, कौन सी मूवी के लिए जीता था? गांधी। अब गांधी कब रिलीज हुई थी? 1983। उसमें कौन सी कैटेगरी में जीते थे? बेस्ट कॉस्ट्यूम। याद रखना, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा ऑस्कर कौन सी मूवी ने जीती है? टाइटैनिक। टोटल 11 जीते थे इन्होंने अवार्ड्स, और उसका एक्टर था लियोनार्डो दी कैपेरियो। और इस साल की सबसे ज्यादा ऑस्कर कौन जीती है? वन बैटल आफ्टर अनदर, उसका एक्टर भी लियोनार्डो दी कैपेरियो है। तो दोनों में सिमिलरिटी है। डन। अब आगे बढ़ जाएं, ऑस्कर खत्म हो चुका। अब बात करते हैं, नहीं 2025 करने की जरूरत नहीं है, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। अब मैंने आपको क्या बताया? ऑस्कर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मूवी के जगत का, और इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? दादा साहेब फाल्के, ना कि ये। दोनों अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति। हमारी राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल याद रखिएगा, इस साल कौन से नंबर का एडिशन था? 71st। अनाउंस किया, ये सब मत लिखना, अनाउंस किया गया था अगस्त में, बांटा गया 23 को। वैसे मेरे को ये ईयर, ये डेट इसलिए याद है, इकोनॉमिक्स सबने पढ़ा है, बेसिक्स पता है। कौन मुझे बताएगा इक्विनॉक्स? चलो, ओपन टू ऑल, 7 सेकेंड्स। इक्विनॉक्स के नाम के अंदर ही इक्वल आ रहा है। साल में ऐसा सिर्फ 2 दिन होता है जब पूरे अर्थ में 12 दिन का दिन होता है, 12 घंटे, सॉरी, 12 आवर्स का दिन होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है, उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये आपके जो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग एग्जाम, जहां ज्योग्राफी पूछा जाता होगा, तो आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इक्विनॉक्स कौन से 2 दिन में होता है? आंसर है 21 मार्च। लिख लीजिएगा ये वाला जो फैक्ट लिखा रहा हूं। बैंकिंग वाले स्किप किए तो भी चलेगा, ज्योग्राफी से आपको इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और दूसरा होता है 23 सितंबर। पूरे साल में ये 2 ही दिन है जब 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, और उसको क्या कहा जाएगा? इक्विनॉक्स। नेशनल फिल्म अवार्ड, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन पूछेगा नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला? आंसर क्या हो जाएगा? 12th फेल। अगर आया तो यही आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ट एक्टर, खानों में खान, शाहरुख खान। ये पहली बार हुआ कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है। आज तक ना सलमान खान, ना आमिर खान, ना इमरान खान, किसी भी खान को नहीं मिला है, ठीक है। बेटा इमरान खान वो आ, उसका भांजा आमिर खान का, ठीक है। चलो फिलहाल देख लेते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला? रानी मुखर्जी। इतना ही है। और ये तो बेटा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता केरला स्टोरी किसी ने मूवी ना देखी हो, एटलीस्ट ट्रेलर जरूर देखा होगा। मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने मूवी नहीं देखी। मेरे को मालूम है ये एक्ट्रेस उसके अंदर है। चलो ठीक है, फिलहाल इतना खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके डायरेक्टर मत भूलना, सुदीप्तो सेन। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954, पहले ही बता चुका हूं। 1954 में 5 अवार्ड्स थे। कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और नेशनल फिल्म अवार्ड। याद रखना, उस साल बेस्ट एक्टर डिक्लेयर नहीं किया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस डिक्लेयर नहीं किया गया था, सिर्फ नेशनल इंडिया की बेस्ट मूवी श्यामची आई। कौन सी थी? इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे शाम की मम्मा, ठीक है बेटा, ये श्याम की आई, याद रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025। नियम याद रखिएगा, हर साल सिर्फ एक व्यक्ति होता है जिसको यह अवार्ड मिलता है। तो 2025 का अवार्ड किसको मिला? बहुत फेमस पर्सनालिटी है। दृश्यम मूवी देखिए, साउथ की दृश्यम, साउथ से कॉपी किए थे ना हमने, मोहनलाल। याद रखिएगा, मोहनलाल को 2025 का अवार्ड मिला, लिख लीजिए। इसी के साथ आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड खत्म। अच्छा, आपको अगर वो बोल रहे होंगे कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड अलग है, उस वो अलग होता है, ये कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है कि लाइफ टाइम आपने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 20 साल सर्व किए है। शाहरुख खान को अब तक नहीं मिला, 2024 का मिथुन को मिला था, ठीक है। और याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पूरे बॉलीवुड का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये कौन देता है हर साल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला देख ले। हाँ, दादा साहेब फाल्के के बारे में एक फैक्ट बताना भूल गया, ये बॉलीवुड के पहले डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, नहीं पूरे इंडिया के पहले डायरेक्टर है मूवी के। इनकी पहली मूवी कौन सी थी बॉलीवुड की? हरीश, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके डायरेक्टर थे। कब रिलीज हुई थी? 1913। ये सब याद नहीं रखना, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। चलो अगला देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के, हाँ, एक चीज नहीं भूलनी है, दादा साहेब फाल्के भारत का पहला व्यक्ति जिसको मिला था देविका रानी। स्टैटिक जीके रहेगा, याद कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। और एक चीज बताऊं, पूरे लाइफ में ना, जिनने मेरा ये सेशन कर लिया, एक बार मेहनत करना पड़ेगा बैकग्राउंड याद करने के लिए।
अगर मान के चलते वर्स्ट केस में एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में आपको बैकग्राउंड तो याद रहने ही वाला है, सिर्फ आपको तब ना मेहनत कम हो जाएगी। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ओवरव्यू करना पड़ेगा। लाइफ में मेहनत सिर्फ एक बार करो, बाकी अगला शॉट एकदम बेस्ट शॉट होना चाहिए। इस साल का मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये आपका आखिरी अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड याद रखिएगा, पूरे इंडिया का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। इसका पुराना नाम याद रखिएगा, जब शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, ठीक है। इसको रीनेम कब किया गया? 2021 में। कौन मुझे बताएगा? हर साल मेजर ध्यानचंद अवार्ड कब बांटा जाता है? 29 अगस्त। रीजन क्या है? मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, ठीक है, ये याद रखना। मेजर ध्यानचंद कौन थे? विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है इन्हें। विजार्ड का मतलब मैजिशियन, जादूगर। हॉकी का जादूगर अगर पूछा जाए कौन थे? मेजर ध्यानचंद। कहां से थे? यूपी से थे, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-2 में। अब एक और चीज याद रखना, भारत का पहला व्यक्ति जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था वो था, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत का पहला व्यक्ति जिसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला, या उस समय का नाम पूछा जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2025 में 4 लोग हैं, वो 4 लोग आपके सामने। डी गुकेश, मनु भाकर। मनु भाकर तो बेटा झंडे गाड़ दिए थे इन्होंने, कहां पर? 2024 में क्या जीता था? ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत के आई थी, ठीक है। हरमनप्रीत कौर, और उसके अलावा आपके कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार। बैकग्राउंड तो आपको बता दिया सारा चीज, क्यों मिलता है, कब मिलता है। अच्छा, विंग्स ऑफ इंडिया, फिलहाल इसके बारे में आपको याद क्या रखना है। ये जो विंग्स ऑफ इंडिया इवेंट है ना, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है। मतलब प्लेन से रिलेटेड इससे बड़ा कोई और इवेंट होता ही नहीं है पूरे एशिया में। क्वेश्चन आपका होमवर्क दे रहा हूं, विंग्स इंडिया 2025 कहां होस्ट किया गया था, सिटी का नाम आपको ढूंढ के लाना है। फिलहाल इसका मैंने आज का अवार्ड तो बता दिया। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? इंदिरा गांधी, इसी के अंदर दिया गया था, पक्का। हर साल किसको मिलता था पता है? कैंपेगौड़ा को। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहां है? बेंगलुरु। सब लोग लिख लो, कैंपेगौड़ा। आपको पता है ये कैंपेगौड़ा का मतलब क्या होता है? बेंगलुरु का फाउंडर है, ये पर्सन का नाम है जिसने बेंगलुरु सिटी को फाउंड किया था, ठीक है, फाउंडर है। अब इस साल भी कैंपेगौड़ा को मिला है, लेकिन कौन से कैटेगरी में? 25 मिलियन पैसेंजर्स को जो एयरपोर्ट ने हैंडल किया, 25 मिलियन से ज्यादा, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इन्हीं को मिला है। समझ में आ गया? ओवरऑल किसको मिला है? इंदिरा गांधी को। अगर वहां मेंशन किए करेगा कि 25 मिलियन की कैटेगरी में किसको मिला है? कैंपेगौड़ा को, पक्का। इसमें ना 3 एयरपोर्ट्स और है, ये आपके सामने रहेगा, देख लेना। रुको बता रहा हूं, आगे है शायद। ये मैंने कैटेगरी लिख के रखी है कि विंग्स ऑफ इंडिया में अलग अलग कैटेगरी। अच्छा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़। ऐसा एयरपोर्ट जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया, उसकी कैटेगरी में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन था? कैंपेगौड़ा। और सबसे कम छोटे एयरपोर्ट की कैटेगरी रखी गई थी 5 मिलियन से कम, मतलब 50 लाख के लोगों से कम पैसेंजर्स को हैंडल करने में वीर सावरकर एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज याद रखो। बेस्ट एयरपोर्ट का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। और 25 मिलियन से ज्यादा वाले में कैंपेगौड़ा, और सबसे छोटा वाला याद कर लेना, बाकी सब छोड़ देना। बीच की कैटेगरी मत याद करो, ये वाली। अब बात करते हैं, ये पता है मिसेलेनियस आपको शीट दे दी जाएगी, ये इशू कर दिया जाएगा, सिर्फ रीड कर लेना। डन। जितने बड़े अवार्ड्स थे मैंने सब कवर कर दिए। अब बेटा ये छोटे मोटे बचे हैं। छोटे मोटे का मतलब क्या है? सिंगल कैटेगरी, गोल्ड मर्क्यूरी किसको मिला, पहले ही देख चुके हैं। सिंगल सिंगल हैगा ये सब, थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा।